हेलो बच्चों, वेलकम टू माई अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो यूनिट कन्वर्जन और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, ये कैसे चेक करना है। अब हम इसके तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन बच्चों ये है टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जरा समझिएगा क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी एक क्वांटिटी है जो कुछ अदर क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा भाई फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें बताना है कि भाई फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे किस तरह से डिपेंड करेगा। तो लिखने का तरीका समझना क्या है कि हम जो उसको इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने लेट कर लिया मास पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन यहां पर पावर आप बी ले लो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मास पावर ए ले लिया, और अच्छा यहां पर ध्यान देना ए और बी ये पावर है, तो एक्सेलरेशन को एक काम करते हैं ए नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए नॉट से। मास को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एम से। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को लिखते हैं तब हम ये बता पाएंगे कि भाई पावर ए और बी। सोचो अगर मुझे ए और बी पता चल जाए, ठीक है, पावर ए और बी अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ ये भी देखो यहां पर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए और एक्सेलरेशन पावर डी। अच्छा सोचो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर लाना चाहे, मतलब ये साइन हटाए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के, है ना, कोई कांस्टेंट आ गया यहां पर, मास पावर ए और एक्सेलरेशन पावर बी। अब यहां पर देखो एक बात समझो, ये जो k है वो बच्चों यहां पर डायमेंशन लेस होगा। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, मतलब कि तीसरा वहां पर कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब कि सपोज अगर k डायमेंशनलेस नहीं होता तो फिर ये भी कोई क्वांटिटी होती। जैसे मान लो k सपोज लेंथ की यूनिट है या वेलोसिटी की यूनिट है, मतलब कुछ भी हो सकता। तो अगर मान लो k डायमेंशनलेस नहीं होता तो फिर ये दो नहीं तीन क्वांटिटी हो जाती है। फिर हम कहते हैं फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस दिस एंड दिस। बात समझ में आ रही, k मास और एक्सेलरेशन। तो इस तरह से नहीं है, तो हम ये देखना चाहते हैं फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, यानी कि k शुड बी डायमेंशनलेस। मतलब कि k जो है वो क्या होना चाहिए, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब दिमाग में रखनी है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई यहां पर k डायमेंशनलेस क्यों है, तो हम उसको बता सकते हैं कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि बाकी कोई तीसरी क्वांटिटी की वहां पर जगह नहीं है, यानी तीसरी जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो डायमेंशनलेस ही होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों एक बात समझो यहां पर कि जैसे मान लीजिए आपने ये लिख दिया, क्या लिखा आपने कि फोर्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, फिर आपने लिखा है मास पावर ए और एक्सेलरेशन की पावर क्या लिखा है, बी लिखा है। तो बच्चों एक ये फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये फॉर्मूला। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। मतलब ये फॉर्मूला अगर है तो ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि LHS और RHS दोनों साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों LHS में देखें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT-2। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MLT-2। अच्छा k तो डायमेंशनलेस है इसलिए इसकी तो हम बात करेंगे नहीं। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m पावर क्या है, a। और बच्चों एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 और यहां पर क्या है, b। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक साथ कर लो, तो ये क्या होगा, m पावर a, l पावर बच्चों देखो l और ये पावर क्या है, b, और t पावर क्या है, -2b, है ना, ये बन गया। और इस साइड अपने पास क्या है, MLT-2। अब ऐसा करने के बाद देखो आपको क्या करना होता है, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है तो मतलब दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो यहां देखो m पावर क्या है 1 और यहां पर मास में डायमेंशन क्या a, तो यानी कि दोनों साइड m के अगर डायमेंशंस को मैं इक्वेट कर दूं, m की पावर यहां पर कितना बच्चों 1, यहां पर कितना a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह l में देखो यहां पर कितना है 1, यहां पर l के साथ b है, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1।
यहां t के साथ क्या है -2, यहां पर t के साथ क्या है -2b, ये कैंसिल हो गया, b कितना आ गया 1। वो तो दोनों तरफ से एक ही चीज आनी चाहिए, यानी कि बच्चों पावर की वैल्यू क्या आ रही 1 1 है ना, मास में भी 1, एक्सेलरेशन में भी 1, क्योंकि याद करो a क्या था, मास की जो पावर थी, और b क्या था, एक्सेलरेशन की जो पावर थी, तो दोनों 1 1 आ गए। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर 1 एक्सेलरेशन पावर 1, या फिर आप इसको लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट m इंटू ए नॉट। और बच्चों बाद में अपने को ये पता चलता है कि जो k है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये प्रैक्टिकली पता चला है, k की वैल्यू प्रैक्टिकली हमने देखी है कितनी है 1, यानी कि F इक्वल टू ma या F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, हमें ये पता चल गया कि F इज इक्वल टू क्या है, मास पावर a और एक्सेलरेशन मास पावर 1 और एक्सेलरेशन पावर 1। बात समझ आ गई? तो इस तरह का कोई भी रिलेशन हो हम उस रिलेशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। सपोज बच्चों यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, पहला है लेंथ और दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब जरा समझना है बच्चों, यहां पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, L से, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल T से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G से। तो हमें क्या बोला गया भाई, जो T है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ठीक, अब कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। क्या लिखा है, टाइम पीरियड, तो हमने टाइम पीरियड यहां लिख लिया। जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको इस साइड लिखो, L और G इन पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप एज्यूम कर लो कि लेंथ पावर A है, एक्सेलरेशन G जो है उसकी पावर B है। ठीक है, और ये इसके प्रोपोर्शनल है। देखो अगर इस तरह का रिलेशन है तभी बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप चाहो कि इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके फाइंड करना, वो पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। पावर कुछ भी लगा सकते हो, जैसे लेंथ पावर A, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर B, और कोई टर्म होता तो उसकी पावर भी लगा देते हैं ना, इस तरह से। तो यहां पर हमें क्या बताना है भाई कि टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कैसे डिपेंड करेगा, तो हमने लिख लिया। अच्छा सोचो, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चों डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लेंथ पावर A और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर B। ध्यान रखें, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, K क्या है, डायमेंशनलेस। ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट तो है लेकिन बच्चों कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब इस कांस्टेंट की किसी तरह की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, वैसे वही बात क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, हमें तीसरी कोई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है, याद करो क्या बताया था कि भाई कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब दोनों साइड के डायमेंशंस सेम हो। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख दोगे, T। इधर बच्चों के तो कोई डायमेंशन है नहीं इसकी, L की डायमेंशन लेंथ है, लेंथ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक तरीके का एक्सेलरेशन है, यानी कि LT माइनस 2, और ये पावर क्या, B। अब जरा समझना, यहां पर देखो लेंथ में पावर कितनी है, A तो यहां पर है, और यहां लेंथ की पावर क्या है, B, तो ये हो जाएगा A प्लस B। ठीक है, यहां पर L है, मतलब L की पावर क्या है, A प्लस B। ठीक है, और बच्चों T में अगर देखो तो ये कितना है, -2B, -2 और ये B। ठीक है, चेक करो, L पावर A और L पावर B, तो ये क्या हो जाएगा, L पावर A प्लस B, और T पावर क्या हो जाएगा, -2B, और यहां पर T पावर क्या है, 1। अच्छा बच्चों एक चीज समझना, यहां पर लेंथ पावर है लेकिन यहां लेंथ वाला टर्म नहीं है, तो आप इसको L पावर 0 कर सकते हो, है ना, कंपैरिजन के लिए L पावर 0 लिख दो। अब जरा एक चीज चेक करो, यहां पर यहां L पावर क्या है, 0, यहां पर L पावर क्या है, A प्लस B, यानी बच्चों A प्लस B किसके इक्वल हो गया, 0। इससे हमें क्या समझ में आया, A इज इक्वल टू माइनस B, या फिर B इज इक्वल टू माइनस A। अच्छा T की पावर अगर इक्वेट करें तो यहां T पावर क्या है, 1, और यहां T में क्या डायमेंशन है, -2B। तो बच्चों -2B किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहां से बताओ B की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। ठीक है, B की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। अब सोचो अगर B -1/2 है तो A कितना हो जाएगा, तो बच्चों A अपने को मिल जाएगा क्या है, -B, और B कितना है, -1/2, तो A कितना आ गया, 1/2।
यानी कि यहां पर क्या हुआ, देखो लेंथ की पावर क्या थी a, और a कितना है 1/2, एक्सेलरेशन की पावर क्या थी b, b कितना है -1/2, यानी हम कहेंगे भाई टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर 1/2 और एक्सेलरेशन पावर -1/2, ठीक है। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो लेंथ का स्क्वायर रूट, और बच्चों एक्सेलरेशन नीचे चला जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस है, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √L/g हो जाएगा। t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √L/g। तो बच्चों आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बताऊं एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो यहां पर क्या निकल के आता है, t = 2π√L/g। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, जिसमें ये जो 2π लिखा है ना ये डायमेंशनलेस है, लेकिन हाँ अब ये हम यहां तक तो फाइंड कर सकते हैं, इसे फाइंड नहीं कर सकते, ये तो प्रैक्टिकली फाइंड किया जाएगा। यहां तक हम डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टी के साथ क्या रिलेशन है, ऐसा, ठीक है। बाकी ये 2π लाना अपने बस की बात नहीं है इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं या फिर और चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट डायमेंशनल एनालिसिस केवल आपको यहां तक पहुंचा सकती है, ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों अपने पास अगला क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पर किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट, आप एक बार इसको ट्राई भी कर लो। क्वेश्चन अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, पहला टर्म है मास एंड सेकंड है स्पीड, ठीक है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों किस पर डिपेंड कर रही है, मास और स्पीड पर, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए मास और स्पीड के टर्म्स में, ठीक है। तो बताओ इसको लिखने का क्या तरीका है बच्चों, इसको हम कैसे लिखते हैं, हम सिंपल से यहां पर लिखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो मास है तो इसकी कुछ पावर लगा दो a, और यहां पर स्पीड है तो यहां पर भी एक पावर यूज कर लो b, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, मास पावर a और स्पीड पावर b। तो आपको इस तरह से अपनी तरफ से कुछ भी पावर आप चाहो तो अल्फा बीटा ले लो, a b c ले लो, है ना, p q r ले लो, जैसा मानो आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास पावर a स्पीड पावर b। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी को तो मैं k से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, प्रोपोर्शनल टू मास को m से, ठीक है, और स्पीड को किससे, v से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पावर क्या है b। अब जरा बहुत अच्छे समझना कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पर डिपेंड कर रही है। तरीका क्या कहता है कि भाई आप चाहो तो इसे कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हो, बट उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि वो डायमेंशनलेस होता है। तो स्पेशली आपको बस यहां पर ये ध्यान देना है कि सीधे सीधे इधर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, और दोनों को साथ में क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था जितनी भी टाइप की एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट की बात करें, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्या है, mL2T-2, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वही जो एनर्जी का है, mL2T-2। और यहां पर देखो इस साइड हम क्या लिखेंगे, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m, यहां पर पावर a, और बच्चों ये स्पीड है, स्पीड का क्या होता है LT-1, और यहां पर क्या आ जाएगा, पावर b। अब इसको एक साथ कर लें तो क्या आएगा, देखो यहां पर m, ठीक है, पावर कितना है a, l पावर यहां पर b, t पावर -b, और इधर क्या लिखा हुआ है mL2T-2। अब जरा समझना, इसको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर मास पावर क्या है 1, और यहां मास पावर क्या है a। तो बच्चों a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1, दोनों तरफ इक्वेट कर दो। यहां पर लेंथ पावर क्या है 2, यहां पर लेंथ पावर क्या है b, तो यानी कि यहां से पता चला b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। इसी तरह t वाला भी इक्वेट करोगे तो भी b कितना आएगा 2, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मास पावर क्या लिखोगे a कितना है 1, और बच्चों स्पीड पावर कितनी लिखोगे b मतलब 2। तो आप लिख सकते हो भाई काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू mv², ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि एक्चुअल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv²। एक्चुअल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv²। तो देखो डायमेंशनली तो हमने फाइंड कर लिया, अब ये हाफ क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम यहां से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मास और स्पीड के साथ हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन और लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन आप नोट कर लो, डिपेंड्स ऑन, अब तीन चीजें हैं जिन पर ये बच्चों डिपेंड कर रही है। पहला है मास, ठीक है, ब्रैकेट में m, दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इसे आप क्या लेट कर लो यहां पर g, ठीक है, और तीसरा है यहां पर आप ये कह सकते हो हाइट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, हाइट में मतलब आप लेंथ बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये यहां पर क्या है h है, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट या लेंथ, हम क्या बोल रहे हैं उसको h, ठीक है। तो अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u किस पर डिपेंड कर रहा है, इन तीन चीजों पर, किस पर, m, g और h पर, कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो जरा समझना, क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, मास पावर आप अपने तरफ से ले लो a, एक्सेलरेशन यहां पर g है पावर b, और हाइट यहां पर h है पावर c, ठीक है, मास पावर a, एक्सेलरेशन पावर b, हाइट पावर c, m g h, मास की पावर हमने a ले लिया, g की पावर b, h की पावर c। अब क्या करते हैं इसके बाद बच्चों कुछ नहीं, सिंपल सा, इधर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, उधर उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, दोनों साइड पावर को इक्वेट कर दो। बताओ पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको बताया है किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हीट हो, सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL2T-2, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अब बच्चों इस साइड देखो, मास की बात करें तो क्या होगा m, पावर कितना है a, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2, इसमें पावर क्या है b, और बच्चों हाइट एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ में l होगा पावर c। अब चलो इसको एक साथ कर लेते हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा m पावर a, लेंथ में देखो यहां पर पावर b है और यहां पर c है, तो लेंथ पावर क्या होगा b प्लस c हो जाएगा, और t की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा -2b, ठीक है, देखो -2b है ना, इस तरह से, और यहां पर देखो क्या है, ये क्या है mL2T-2। अब चलो दोनों साइड इक्वेट करते हैं, यहां मास पावर क्या है 1, यहां मास पावर a, तो a की वैल्यू 1 के इक्वल, यहां पर बच्चों देखो लेंथ पावर क्या है b प्लस c, यहां पर है और यहां पर कितना है 2, और एक चीज देखो t पावर यहां पर क्या है -2, यहां पर t पावर क्या है -2b, तो b की वैल्यू यहां से तो आ गई 1। अच्छा यहां पर 1 पुट कर दें तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 2, तो बच्चों c कितना आ गया 1, यानी कि a b c तीनों क्या आ रहे हैं 1 1 1, यानी कि हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर 1, g पावर 1, हाइट पावर 1, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू mgh, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि एनर्जी जो है वो मास g और h पर कैसे डिपेंड कर रही है, इस तरह से, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे बोला गया है कि अगर हम वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, इन तीनों को अगर मैं बेसिक क्वांटिटीज मतलब कि बेस क्वांटिटी एज्यूम कर लूं, आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो बेस क्वांटिटी, है ना, इनको अगर मैं बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम कर लूं, किसको, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को। वैसे आपको पता है कि टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हमसे क्या बोला गया कि आप एज्यूम कर लो कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और उसके बाद बताओ कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इनके टर्म्स में क्या होगा। मतलब मास को हमें लिखना है किसके टर्म्स में। अब ऐसे मैं आपसे पूछूं मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप बता दोगे m, लेकिन यहां पर ये नहीं करना है, आपको मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इन तीनों को बेस एज्यूम करते हुए, इन तीनों को फंडामेंटल एज्यूम करते हुए बताना है। तो तरीका क्या है वो देखो, इनडायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि हम यहां पर देखें मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, यही तो लिखना चाहते हैं हम। ये चाहते हैं कि मास को हम वेलोसिटी, टाइम और फोर्स के टर्म्स में लिखें, तो ठीक है लिखने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। यहां पर बच्चों हम लिखेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी पावर a, टाइम पावर b और फोर्स पावर c, इस तरह से लिख सकते हैं भाई। मास अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे,
कि मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर ए टाइम पावर बी फोर्स पावर 3, और भी क्वांटिटी होती है तो उनको ऐसे लिख देते। ठीक है, अब क्या करना है, इनके जो एक्चुअल डायमेंशनल फॉर्मूला वो लिख दो। ठीक है, तो बच्चों मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m, यहां पर हमने लिख दिया m। इस साइड अगर हम देखें तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस 1 पावर a, टाइम का t पावर b, फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2 पावर यहां पर क्या है c। अब बच्चों इसको एक साथ कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, ये क्या हो गया m पावर यहां पर कितना है c है, फिर बाकी अगर आप देखो तो लेंथ पावर यहां पर कितना है c और लेंथ पावर यहां पर कितना है a, तो लेंथ पावर क्या आएगा a प्लस c। इसी तरह टाइम में देखें तो टाइम में आप जरा देखना, टाइम पावर यहां पर क्या है माइनस a, यहां पर बच्चों कितना है b और यहां पर क्या है माइनस 2c, यहां पर क्या है माइनस a, यहां पर है b, यहां पर है माइनस 2c, इस तरह से, और यहां पर क्या लिखा हुआ है m। ठीक, अब जरा दोनों तरफ रिलेट करो इसको, देखो यहां पर मास पावर क्या है 1 और यहां पर मास पावर क्या है c, तो हम बच्चों क्या लिख देंगे c इज इक्वल टू 1, है ना, c की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1, क्योंकि दोनों तरफ मास को इक्वेट करो, तो मास पावर c और मास पावर 1, तो दोनों इक्वेट कर दिया। यहां पर जरा देखो लेंथ वाला टर्म है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं l पावर 0, यहां पर a प्लस c, तो a प्लस c कितना हो गया 0, अब c कितना है 1 है, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों a कितना हो गया माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइम में देखें तो बच्चों यहां पर टाइम पावर क्या है 0 और इधर टाइम के साथ क्या लगा हुआ है माइनस a प्लस b माइनस 2c, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1, और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, मतलब a माइनस 1 और ये इस तरह से, तो यहां पर देखो तो अपने पास ये बच्चों 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1, उधर जाएगा प्लस 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो फाइनली अगर आप देखो तो अपने को यहां पर क्या पता चल रहा है कि भाई मास प्रोपोर्शनल टू क्या है वेलोसिटी पावर a कितना आया था माइनस 1, यानी वेलोसिटी पावर माइनस 1, t पावर क्या है b यानी t पावर 1, और फोर्स पावर क्या है c, तो ये भी कितना है 1, यानी आप लिख सकते हो मास प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या आएगा फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा प्रॉपर मेथड है, बट अगर आपको मान लीजिए कि बहुत जल्दी सॉल्व करना है, टाइम इतना नहीं है, तो थोड़ा सा आप अगर फॉर्मूले धीरे धीरे जानने लगोगे तो अपने आप आ जाएगा। और बच्चों देखो क्या है तरीका, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, F इक्वल टू ma लिखते, अगर फॉर्मूला पता है तो। फिर एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते थे कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, मतलब सिंपली हम लिख सकते थे एक्सेलरेशन को कि भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देते हैं, है ना, डायमेंशनली। तो यहां से बच्चों अगर देखो तो मास क्या आएगा फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, यहां से मास निकालते हैं तो क्या आता फोर्स इनटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, तो वही आता ना जो यहां से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है कि जिसको फॉर्मूला पता है वो तो डायरेक्टली लिख ही लेगा, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसे फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए पूरा ये तरीका है कि आप यहां पर लिखो कि कौन सी चीज किसके किसके टर्म्स में आपको फाइंड करनी है, फिर सबके डायमेंशन फॉर्मूले और इक्वेट कर दो, आपको पावर मिल जाएगी, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी कहोगे कि मास का जो डायमेंशन है वो फोर्स में 1 है, टाइम में 1 है, और वेलोसिटी में बच्चों यहां पर क्या है -1 है। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर क्या बोला गया है कि भाई एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इन तीनों को हम क्या एज्यूम कर ले फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान दें, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हम क्या एज्यूम कर ले फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर आपसे बोला गया है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए। ठीक है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए। तो बच्चों एक बार इसको आप खुद से ट्राई करो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन देखो क्या था, खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, सरफेस टेंशन को आप चाहो तो यहां पर S लेट कर सकते हो, तो आप इस तरह से लिख लो S प्रोपोर्शनल टू एनर्जी को E लेट कर लिया पावर A, वेलोसिटी को V लेट कर लिया पावर B, और टाइम को T लेट कर लिया पावर C। अब एक बार इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन में पहले भी आपको बता चुका हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। सरफेस टेंशन को मैंने बोला था फोर्स अपॉन लेंथ अज्यूम कर लिया करो, है ना, सरफेस टेंशन को क्या लेट किया करो फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का क्या होता है mlt माइनस 2, डिवाइडेड बाय l करोगे तो l कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा mt माइनस 2। तो बच्चों सरफेस टेंशन की जगह हम क्या लिख देंगे mt माइनस 2। ठीक है, अब जरा इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml2t माइनस 2, और पावर क्या है a। इसी तरह स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 1 पावर b,
और t यानी टाइम, टाइम का क्या होता है t, यहां पर क्या है बच्चों पावर c। अब इसी तरफ आप एक बार सब इक्वेट कर लो, तो m पावर देखो यहां पर कितना है a है, लेंथ में देखो तो यहां पर क्या है बच्चों 2a, यहां पर कितना है प्लस b, ठीक है, और यहां पर कितना है कुछ भी नहीं है, तो लेंथ में क्या आ गया 2a प्लस b। और टाइम में अगर आप देखो तो यहां पर है -2a माइनस b प्लस c, इस तरह से। और इस साइड अगर आप देखो तो क्या है यहां पर mt -2, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं, तो यहां पर मास पे डायमेंशन कितना है 1, यहां पर मास में डायमेंशन कितना है a, तो a की वैल्यू आ गई 1। यहां पर देखो टाइम में कितना है, अच्छा लेंथ में चेक कर लो, लेंथ में बच्चों यहां पर तो 0 है, और यहां पर कितना है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b किसके इक्वल हो गया 0। अच्छा a कितना है 1, तो 2 प्लस b कितना हो गया 0, यानी b कितना आ गया -2। तीसरा अगर टाइम में देखें तो टाइम में यहां पर देखो कितना है -2, यहां पर है -2a माइनस b प्लस c। अब जरा देखो b की जगह कितना रखते हैं -2, a की जगह 1, तो बच्चों जब आप a की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2, उसके बाद b की जगह -2 रखोगे तो ये हो जाएगा +2, है ना, और यहां पर क्या आएगा c, तो ये कैंसिल हो गया और c कितना आ गया -2। अब इन सबको पावर में यहां पर लिख दीजिए, तो s प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा देखो e पावर बच्चों कितना है a यहां पर कितना है 1, उसके बाद जरा देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी पावर यहां पर कितना है बच्चों b, और b की वैल्यू क्या है -2, और t पावर क्या है c, तो t पावर b यहां पर क्या हो गया -2। तो सरफेस टेंशन बच्चों यहां पर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम पर इस तरह से डिपेंड करेगा, ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन आपको और गिवन है, यहां पर बोला गया है P प्रेशर है और D यहां पर डेंसिटी है, ठीक है। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, ठीक है। तो यहां पर P जो हो गया वो अपने पास यहां पर बच्चों क्या हो गया प्रेशर, और D यहां पर क्या है डेंसिटी, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, हमें बताना है कि वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला गया है कि भाई वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, ऐसा समझो वेलोसिटी डिपेंड किस पर कर रही है, एक तो प्रेशर पर कर रही है और दूसरा किस पर करनी चाहिए डेंसिटी पर करनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो क्यों ना हम ऐसा लेट कर लें कि प्रेशर पावर A है, डेंसिटी पावर B है और वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है प्रेशर पावर A और डेंसिटी पावर B। इसके बाद बच्चों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी बताया है आप अप्लाई कर दो। क्या करोगे, सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो बच्चों वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा LT - 1, ठीक है। अब इस साइड हम आ जाते हैं, एक है प्रेशर दूसरा है डेंसिटी। बच्चों प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो, कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये क्या होगा प्रेशर। तो बच्चों फोर्स का क्या होता है mlt -2, और एरिया मतलब कि लेंथ इंटू लेंथ, तो डिवाइड बाय एरिया मतलब L2, तो ये बच्चों किसका हो जाएगा प्रेशर का, और यहां पर पावर क्या है A। डेंसिटी बात करें, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास का m और वॉल्यूम का बच्चों कितना हो गया L3, और यहां क्या है पावर B। अब देखो इसको एक साथ कर लेते हैं, तो इस साइड देखो क्या बन जाएगा, ये बच्चों बन जाएगा m पावर कितना है A, ठीक है, और यहां पर m पावर क्या है B, तो बच्चों ये A प्लस B हो गया। इसी तरह जरा लेंथ में चेक करना, ये L2 है ये L1 है, तो ये कैंसिल होगा तो नीचे एक L बचेगा, ये L ऊपर जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा L-1, और A है तो L-A। अच्छा यहां पर देखो L3 ऊपर जाएगा L-3, तो ये हो जाएगा -3B, ठीक है, -3B इस तरह से। उसके बाद अगर हम टाइम में बात करें तो बच्चों यहां पर देखो टाइम तो यहां पर है सिर्फ, और ये कितना हो जाएगा -2A, टाइम यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा -2A, ठीक है। अच्छा इस साइड अगर आप देखो तो क्या है LT -1। अब एक काम करते हैं दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं, तो यहां पर m पावर क्या है 0, यहां पर m पावर क्या है A प्लस B, तो बच्चों A प्लस B किसके इक्वल हो गया 0, ठीक है। लेंथ में देखो यहां पर कितना है -A -3B, और यहां पर कितना है 1, तो इसके साथ इक्वेट कर दें। T में बच्चों यहां पर देखो -1 है, यहां पर कितना है -2 है, तो -2A किसके इक्वल हो गया -1, तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हाफ। अब एक काम करो A की वैल्यू यहां पुट करके B निकाल लेते हैं, तो देखो यहां से चाहो तो यहां पर पुट कर दो या यहां पर,
अगर हम a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो भी b की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो भी b मिल जाएगा। तो अगर मैं a की वैल्यू यहां पर पुट करता हाफ तो b कितना आ जाता -1/2, या फिर अगर मैं a की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो देखो माइनस हाफ उधर जाएगा तो ये -3b, माइनस हाफ उधर गया तो कितना हो गया प्लस हाफ, यानी कि 1 और हाफ कितना हो गया 3/2। तो यहां से b देखोगे कितना आ जाएगा -1/2, दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर देखो a और b मिल गया, a कितना आया हाफ, b आ गया माइनस हाफ, यहां पावर में रख दो तो हम कहेंगे भाई वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पावर कितना आ रहा है हाफ, और बच्चों डेंसिटी पावर कितना है b यानी कि माइनस हाफ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू √p बाय डेंसिटी। डेंसिटी को आप चाहो तो रो से रिप्रेजेंट करो या d से, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, d माइनस हाफ था तो नीचे लिखेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये फाइनल अपना v डिपेंड करेगा प्रेशर और डेंसिटी पर, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल, मुझे लगता है तरीके पता चल गए होंगे। अब बच्चों देखो इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने हैं। जिस बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न होंगे डायरेक्ट यहां पर पुट कर देगा और वो प्रैक्टिस करने से आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, फोर्स डिपेंड्स ऑन क्या क्या है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पर। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास पावर a, वेलोसिटी पावर b, रेडियस पावर c। इस तरह से लिख सकते हो, मास पावर a, वेलोसिटी पावर b, रेडियस पावर c। अब सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, ठीक है। इधर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों m, यहां पर पावर a, वेलोसिटी का lt-1, प्रैक्टिस हो गई होगी, पावर b। रेडियस एक तरह की लेंथ है और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, l पावर c। अब दोनों तरफ क्या करें, इक्वेट कर दें। आप चाहो तो पहले इसको एक साथ लिख लो, मास पावर a, लेंथ पावर देखो यहां पर b है और यहां पर लेंथ पावर c है तो b प्लस c हो जाएगा। यहां पर t पावर क्या होगा, -b होगा। और बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, mlt-2। अब क्या करो, इक्वेट करो। तो यहां पर देखना m में डायमेंशन यहां पर 1 है, यहां पर m में डायमेंशन a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। यहां पर लेंथ में 1 है, यहां पर b प्लस c है, तो b प्लस c कितना हो गया 1। और बच्चों t में यहां पर क्या है -b और यहां पर क्या है -2, तो b कितना आ गया 2 आ गया। अब b की वैल्यू 2 यहां पर पुट कर दोगे तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब बच्चों इन सबको अगर हम यहां पर पुट कर दें तो बताओ फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, मास पावर a यानी मास पावर 1, फिर वेलोसिटी पावर b यानी वेलोसिटी पावर b कितना था 2, और r पावर कितना है c, और c कितना है -1, r पावर -1। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, m प्रोपोर्शनल टू mv² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि r -1 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बच्चों फोर्स क्या आएगा, mv² बाय r के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखें काफी अच्छा सा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, क्या होता है कैसे, ये सब बाद में देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि कोई क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और बच्चों ये मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ लूप पर डिपेंड कर रहा है। देखो ऐसा कुछ होगा कि यहां पर बच्चों अपने पास कोई लूप होगा है ना, सर्कुलर लूप होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, करंट कुछ फ्लो हो रही होगी I और इसकी रेडियस कितनी होगी R, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट और किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों अगर करंट और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आपको बताना है कि भाई रिलेशन क्या होना चाहिए इसका करंट और रेडियस के साथ, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। तो बच्चों यहां पर अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AL2। क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, AL2। A यहां पर एम्पियर है, करंट की बात कर रहा है, और L यहां पर क्या है, लेंथ है, L2, ठीक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AL2। अब बच्चों आपको बताना है कि बाकी का तो आपको पता है, जैसे करंट है आप जानते हो, रेडियस है उसका भी जानते हो, तो इसका इसके साथ रिलेशन बताना, ठीक। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो बच्चों इसको मैं यहां पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट को M से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहां पर एक तो करंट है तो हमने लिख दिया I पावर कुछ भी लगा दो, A लगा दो,
और रेडियस है तो रेडियस r है, पावर b लेट कर लो। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, AL2, तो यहां पर हमने लिख दिया AL2। ठीक है, ये तो इसका हो गया। इस साइड देखो तो बच्चों करंट का क्या होता है, एम्पियर, यानी A, यहां पर पावर क्या आ गई A, और रेडियस यहां पर अगर आप देखो तो रेडियस क्या है, एक तरह से लेंथ है, और लेंथ क्या होता है L, और यहां पर पावर क्या है B। ठीक है, अच्छा तो अब जरा बच्चों यहां पर इक्वेट करो तो A और यहां पर L इस तरह से, और यहां पर क्या है AL2। देखो सीधे सीधे रिलेशन दिखाई दे रहा है कि बच्चों A जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि यहां पर एम्पियर में क्या है A में कितना है 1, और यहां पर A में कितना है A, तो A इक्वल टू 1। और B की वैल्यू देखो यहां पर कितनी मिल रही, 2, क्योंकि L पावर B है, L पावर 2 है, इक्वेट कर दिया। तो बच्चों रिलेशन क्या आ गया, A 1 और B कितना आ गया 2। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पावर 1 और रेडियस पावर 2, यानी कि M प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, IR²। अब बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला क्या है वो तो हम जब आगे 12th की फिजिक्स में पहुंचेंगे तब ये वाला टॉपिक आएगा, लेकिन हाँ रिलेशन बिल्कुल ये करेक्ट है डायमेंशनली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, सरफेस टेंशन और एरिया पर। तो बच्चों हम यहां पर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस टेंशन पावर A और एरिया पावर, आप कुछ भी लगा दो यहां पर B। ठीक है, अब बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL2T-2। और बच्चों इस साइड देखो सरफेस टेंशन, फिर से याद करिए फोर्स अपॉन लेंथ। तो बच्चों फोर्स क्या था, mLT-2, लेंथ का क्या था L, L से L कैंसिल हो गया, mt-2, यानी कि S क्या हो गया, mt-2। ठीक है, पावर क्या हो गया A, और यहां पर A की बात करें एरिया तो ये हो गया L2, पावर क्या हो गया B। अब बच्चों इसको अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, m पावर A T-2A, और L कितना हो जाएगा 2B। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो तो क्या होगा, mL2T-2। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड इक्वेट करना है, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों m पावर यहां पर क्या है A, यहां पर 1, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 1। L यहां पर देखो कितना है 2, यहां पर 2B, तो 2B इक्वल टू कितना हो गया 2, तो B कितना हो गया 1। T में अगर आप देखो तो यहां पर -2 है, यहां पर T में कितना -2, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये हम पहले से ही देख चुके हैं। अब जो A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो यहां पर क्या किसके प्रोपोर्शनल है, S पावर 1 A पावर 1, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली S इंटू A के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नोट करो इसको।